जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में स्वागत है। जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। आप सभी के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर एक बार मैं फिर से हाजिर हूं। बात करें इस क्लास की तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग संधि की शुरुआत कर चुके हैं और संधि के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बात करें अभी तक संधि में हमने संधि के बारे में बात किया है, संधि के भेद के बारे में बात किया है, स्वर संधि क्या होती है इसके बारे में बात किया है। स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण, आयाधि, इनके बारे में हमने बात किया है और व्यंजन संधि को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपका केवल और केवल विसर्ग संधि बचता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग विसर्ग संधि के बारे में बात करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा सेशन है। आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए जोरदार तरीके से, अपने सभी साथियों को जल्दी से जोड़ दीजिए। बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही बेसिक से हम लोग इसको समझेंगे। चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और जो भी मेरे साथी चैनल पे नए आते हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट है या नोटिफिकेशन है वो आपको समय के अनुसार मिलता रहे। और क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। साथियों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासों को नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं व्यंजन संधि के बारे में, माफ़ कीजिएगा, विसर्ग संधि के बारे में। तो हम लोग बात करने वाले हैं विसर्ग संधि के बारे में, ठीक है। देखिए, विसर्ग संधि जो है ये क्या है इसको समझते हैं सबसे पहले। तो विसर्ग के बाद में, अगर विसर्ग के बाद में स्वर अथवा व्यंजन आए तो विसर्ग संधि कहलाती है ना, विसर्ग संधि हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद में आपको स्वर अथवा व्यंजन नजर आता है तो जब संधि पूरा होता है, तो जब उसका जुड़ाव होता है दो शब्दों का, तो विसर्ग के स्थान पे जो नया परिवर्तन होता है, इस प्रकार के परिवर्तन को ही हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे नीह धन चय, नीह धन चय। अब नीह धन चय, नी में आपका विसर्ग लगा हुआ है और विसर्ग के बाद में हमने बात किया है कि या तो स्वर आए या व्यंजन आए। तो विसर्ग के बाद में यानी नी धन चय। अब ये जो चय है आपका, चय, ये आपका क्या है, व्यंजन है। तो विसर्ग के बाद में क्या आया, व्यंजन आया। तो जब ये व्यंजन आया है तो ये जब संधि पूर्ण होगी, यानी जब ये प्रक्रिया पूरा होगा तो विसर्ग हट जाएगा और विसर्ग के स्थान पे जो नया परिवर्तन होगा, जो नया शब्द आएगा, उसी से आपका बनेगा निश्चय। क्या बनेगा, निश्चय। तो ये जो परिवर्तन हुआ है विसर्ग के स्थान पर, इसी को हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए ये परिवर्तन कैसे हुआ, विसर्ग हट गया, विसर्ग के स्थान पर से कैसे आया, है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसके लिए कई नियम हैं, यानी आप सीधा से कह सकते हैं कि विसर्ग संधि की पहचान करने के लिए कुछ नियम हैं। विसर्ग संधि की पहचान आप कुछ नियम के आधार पर कर सकते हैं। तो उनमें से जो पहला नियम है वो हम लोग बात करते हैं पहले नियम के बारे में। पहला नियम कहता है कि विसर्ग संधि में जो विसर्ग होता है उसका से और से में परिवर्तन हो जाता है, यानी बदल जाता है, ठीक है। विसर्ग जो है वो आपका से और से में बदल जाता है। अब ये कैसे बदलता है, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यदि आपको विसर्ग के बाद में, यदि प्रथम शब्द जो है आपका वो विसर्ग वाला है और विसर्ग के बाद में यदि आपको च या छ मिलता है, तो च और छ मिलने के बाद में
विसर्ग के स्थान पे आपका से हो जाएगा, बड़ा से। ठीक है, आई बात समझ में। यदि विसर्ग के बाद में आपको च या छ नजर आता है तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा, बड़ा सा। यदि आपको विसर्ग के बाद में ट और ठ नजर आए तो ट और ठ के आधार पर आपका जो विसर्ग है उसके स्थान पर से हो जाएगा, यानी से षटकोर वाला हो जाएगा। और यदि आपको विसर्ग के बाद में त और थ मिलता है तो त और थ के स्थान पर सा से सफेरा वाला से हो जाएगा। ये तीनों ही नियम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस तीनों नियम के आधार पे आप विसर्ग संधि की पहचान कर सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसा नीह धन चय, नी धन चय। अब देखिए नीह धन चय, नी में आपका विसर्ग है और विसर्ग के बाद में आपको क्या मिला है, चय मिला है। तो मैंने आपको बताया कि जब आपको विसर्ग के बाद में चय या छ मिलेगा तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए विसर्ग के स्थान पे सा हो गया और जो नया शब्द बना हुआ आपका क्या बन गया, निश्चय बन गया। क्या बन गया, निश्चय बन गया। ठीक इसी प्रकार से नीह धन चल, नी धन चल और विसर्ग के स्थान पर देखिए च आने पर, च क्या है आपका व्यंजन है, तो विसर्ग के बाद में व्यंजन आने पर नी धन चल का हो गया निश्चल। तो यह आपका नया शब्द जो बना है यही आपका क्या होगा, विसर्ग संधि होगा, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर से आ गया। आई बात समझ में। और उदाहरण से समझते हैं। अगला उदाहरण कहता है कि निधन छल, निधन छल। अब देखिए नी विसर्ग है, विसर्ग के बाद में क्या मिला आपको, छ मिला। तो छ मिलने के बाद में विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा निश्चल। ठीक इसी प्रकार से नीह धन चिंत, चिंत में आप देखिए ये जो ची आया है ये आपका व्यंजन है। ठीक, तो ची आने पर विसर्ग के स्थान पे से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निश्चिंत। ठीक, अगला उदाहरण है कि नी धन तेज, नीह धन तेज। नीह यहाँ पे विसर्ग है और विसर्ग के बाद में आपको क्या मिला है, तय मिला है। तो तय मिलने पर आपका विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, से सफेरा वाला से। तो ये आपका हो जाएगा निस्तेज। इसी प्रकार से नी धन चित्त, फिर आपको चित्त मिल गया, ची मिला, तो ची मिलने पर से हो जाएगा, यानी निश्चित हो जाएगा। का प्लस चित्त ये हो जाएगा कश्चित। दूर प्लस तर तो ये हो जाएगा दुस्तर, है ना। नी धन ठुर, देखिए नी धन ठुर, ट या ठ मिलने पर से षटकोण वाला से हो जाता है विसर्ग के स्थान पे। तो नी धन ठुर विसर्ग हट जाएगा, विसर्ग के स्थान पर आपका से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निष्ठुर। इसी प्रकार से नी धन तार तो ये हो जाएगा निस्तार। और दूह प्लस चरित तो ये हो जाएगा दुष्चरित्र। नमः प्लस ते ये हो जाएगा नमस्ते। तो सीधा सा मतलब यही है कि अगर आपको विसर्ग के बाद में च या छ मिलता है तो विसर्ग के स्थान पे बड़ा सा हो जाएगा, और यदि विसर्ग के बाद में ट या ठ मिलता है तो विसर्ग के स्थान पे से षटकोण वाला से हो जाएगा, और यदि विसर्ग के बाद में त या थ मिलता है तो विसर्ग के स्थान पर सा से सफेरा वाला से हो जाएगा। आई बात समझ में कंप्लीट। कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला नियम सभी को समझ में आ गया। आगे बात करते हैं कुछ और उदाहरण के बारे में। ठीक है, तो कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे दूह प्लस चक्र, दूह प्लस चक्र। अब विसर्ग के बाद में च मिला तो च के स्थान पे से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दुष्चक्र। धनु प्लस टंकार, विसर्ग के बाद में ट मिला है तो ट के स्थान पे सा से षटकोण वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धनुष्टंकार, है ना, धनुष्टंकार। मनः प्लस ताप, मनस्ताप हो जाएगा। अनु प्लस शरण, अनुसरण हो जाएगा। अनु प्लस स्वार, अनुस्वार हो जाएगा। विस्म धन रण, विस्मरण हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो विसर्ग के बाद में क्या मिला है आपको, स्वर या फिर आपको क्या मिलेगा, व्यंजन मिलेगा। ठीक, अब देखिए अब आप, हमने अभी उदाहरण पढ़ा है, 3 उदाहरण मैंने आपको ऐसे बताए हैं। जैसे देखिए
अनुधन अनुधन शरण अनुसरण और अनुधन स्वार अनुस्वार और विस्म धन रण विस्मरण। ये 3 उदाहरण जो हैं आपको देखने को मिल रहे होंगे, अनुसरण अनुस्वार विस्मरण। ये व्यंजन संधि के अपवाद हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आपके व्यंजन संधि के क्या हैं, अपवाद हैं, यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं, ये आपके अपवाद हैं। तो सीधा सा मैंने आपको अभी बताया है पीछे कि आपको बस इतना देखना है कि विसर्ग के बाद में च या छ मिले तो विसर्ग के स्थान पे बड़ा सा हो जाएगा, और यदि विसर्ग के बाद में आपको ट ठ मिलता है तो विसर्ग के स्थान पे सा से षटकोण वाला हो जाएगा, और विसर्ग के बाद में यदि आपको ता और था मिलता है तो विसर्ग के स्थान पर सा से सफेरा हो जाएगा। क्लियर। विसर्ग, अब दूसरा नियम क्या कहता है कि विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। कुछ ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे विसर्ग संधि के अंतर जिसमें विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे दुह प्लस शासन, तो ये आपका दुशासन भी हो जाएगा और दुशासन भी हो जाएगा। इसमें विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग के साथ में दूसरा शब्द ऐसे कैसे जुड़ जाता है। जैसे दु प्लस साहस, तो ये आपका हो जाएगा दुस्साहस या दुस्साहस। ठीक, इसी प्रकार से निह धन संकोच, तो ये हो जाएगा निह संकोच। इसमें विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। निधन संतान, ये हो जाएगा निह संतान या निसंतान। निधन संदेह, तो ये हो जाएगा निसंदेह या निसंदेह। निधन संग, ये हो जाएगा निसंग, है ना। तो ये कुछ उदाहरण ऐसे हैं आपकी जिसमें विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी आपको ऐसे शब्द जब मिले जिसके बीच में विसर्ग लगा हो तो वो आप समझ जाइए वो विसर्ग संधि का है। ठीक, जैसे मैंने आपको अभी बताया दुशासन, यहाँ पे आप देखिए इस शब्द में विसर्ग लगा हुआ है तो ये विसर्ग संधि का हो गया। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें विसर्ग के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं आपको विसर्ग संधि में मिलेंगे जिसके अंदर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उन्हें हम लोग विसर्ग संधि मानते हैं। ठीक है, तो कुछ शब्दों में क्या होता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे बात करते हैं और कुछ और नियम के बारे में बात करते हैं। नियम 2 क्या कहता है, आइए जानते हैं। नियम 2 कहता है कि विसर्ग के बाद में यदि आपको कै, ख या पै, फे, आ आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नियम को ध्यान से सुनिए। विसर्ग संधि की पहचान करने का जो दूसरा नियम है ये कहता है कि यदि आपको विसर्ग के बाद में, यानी जो दूसरा वाला शब्द आपको मिलेगा, यदि उसमें आपको कै, ख, पै, फे या आ आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो ऐसे के ऐसे शब्द में जुड़ जाएगा। जैसे रजह धन कण, रजह धन कण, रज कण। यहाँ पे आप देखिए रजह, यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है और विसर्ग के बाद में जो शब्द आपको मिला है कण, कण में आपको कै मिला है, तो कै मिलने से यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी रजह कण मिल गया, तो ये ऐसे के ऐसे आ गया। ठीक, इसी प्रकार से पय धन पान, पय धन पान। अब देखिए यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है और विसर्ग के बाद में आपको पय मिला, तो पय मिलने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा पय पान। ठीक, इसी प्रकार से अंतः धन करण, अंतः करण, प्रातः धन काल, प्रातः काल, अंतः धन पुर, अंतःपुर, दुह प्लस ख, दुख। तो कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जिसमें विसर्ग के बाद में कै, ख, पै और फे या आ जाए तो यहाँ पे विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण आपके सामने है, दुह प्लस ख, विसर्ग के बाद में ख आया है तो कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका दुख है। क्लियर है। अंतः धनपुर, विसर्ग के बाद में पै मिला है तो पै मिलने से कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अंतःपुर। क्लियर है साथियों। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नियम 3 के बारे में। नियम 3 क्या कहता है कि विसर्ग के पहले, देखिए ध्यान से सुनिएगा आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम मैं आपको बता रहा हूँ।
नियम कहता है कि विसर्ग के पहले यदि ई ऊ स्वर आए और बाद में कै खे पै फे आए तो से हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले छोटी ई छोटा ऊ आए और विसर्ग के बाद में कै खे पै और फे आए तो विसर्ग का श्रेय हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? श्रेय हो जाता है। जैसे निह धन कपट, निह धन कपट। अब देखिए निह, इसमें कौन सी मात्रा लगा हुआ है? तो यहाँ पे छोटी की मात्रा लगा है और विसर्ग के पहले छोटी ई आ गया और विसर्ग के बाद में क्या मिल गया आपको? कै मिल गया। तो दोनों चीज आपको समझ में आ गई कि विसर्ग से पहले आपको छोटी ई या छोटा ऊ मिल जाए और विसर्ग के बाद में कै ख पै और फै मिल जाए तो विसर्ग का स हो जाता है। तो देखिए निष्कपट बन गया आपका। क्या बन गया? निष्कपट बन गया। इसी प्रकार से दुह धन कर, दुह धन कर, विसर्ग के पहले छोटा ऊ की मात्रा है यानी दु हो गया और कर विसर्ग के बाद में क है तो क का क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दुष्कर, विसर्ग का श हो जाएगा। आई बात समझ में? कुछ और उदाहरण देख लीजिए आप। चतुह धन याद, चतुष्वाद, निह धन कलंक, निष्कलंक, निह धन पाप, निष्पाप, निह धन फल, निष्फल, दुह प्लस कर्म, दुष्कर्म। तो क्या देखा हमने? हमने ये देखा कि यदि विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ की मात्रा है और विसर्ग के बाद में दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो यदि कै ख पै या फे है तो विसर्ग के स्थान पर सा से षटकोण वाला से आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप विसर्ग संधि की पहचान कर सकते हैं। बात करते हैं अगले नियम की। तो अगला नियम जो है नियम नंबर 4, ये कहता है कि यदि विसर्ग के पहले ए हो तथा उसके बाद में कोई घोष व्यंजन, घोष व्यंजन वर्ग 3, 4, 5 वर्ग या रा लावा है आए तो संयुक्त विसर्ग हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद में कोई घोष व्यंजन, घोष व्यंजन का मतलब है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और यारा लावा है ये आए तो इनके स्थान पर संयुक्त विसर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? संयुक्त विसर्ग हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, अधय प्लस गति। अब देखिए विसर्ग से पहले क्या आया? ए आया और विसर्ग के बाद में घोष व्यंजन आया। घोष व्यंजन का मतलब है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तो देखिए गय आ गया, गय जो है वो कै वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो विसर्ग के पहले ए आ गया है ना, विसर्ग के पहले ए आ गया और विसर्ग के बाद में घोष व्यंजन गय आ गया तो इसका क्या हो जाएगा? ओ संयुक्त हो जाएगा। तो ये आपका मिल गया अधोगति। क्या मिल गया? अधोगति। ठीक इसी प्रकार से पये धन दय, पये है यहाँ पे विसर्ग है और विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में घोष व्यंजन है, इस वजह से यहाँ पे ओ संयुक्त विसर्ग हो गया और ये बन गया पायोद। ठीक, अब उदाहरण समझिए आप। मनः धन योग, मन योग, तेज धन मय, तेजोमय, सरह जय है ना, सरह धन जय, सरोज, पय धन धर, पयोधर, मनः धन नयन, मनोनयन, मनः धन रथ, मनोरथ, मनः धन अनुकूल, मनोनुकूल, अधय प्लस पतन, अधोपतन, मनः धन विज्ञान, मनोविज्ञान, तपह धन वन, तपोवन, यशा धन दा, यशोदा और मनः धन बल, मनोबल। तो ठीक इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यदि विसर्ग के पहले आपको विसर्ग के पहले आपको ए मिले और विसर्ग के बाद में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण मिले या फिर आपको यारा लावा मिले तो ओ संयुक्त हो जाएगा, यानी विसर्ग का ओ हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। जैसे अधय धन गति, अधोगति हो गया। क्लियर? आई बात समझ में? तो बस इतना याद रखिए आप लोग
कि विसर्ग के पहले ए होना चाहिए और विसर्ग के बाद में घोष व्यंजन जो होते हैं वो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है। और आपका जो अंतःस्थ व्यंजन है यारा लावा, ये आपके घोष व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ये मिलने पर आपका ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग का ओ हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कुछ और नियम के बारे में। और नियम नंबर 4 जो है आपका, ये क्या कहता है कि ए और आ के साथ कोई स्वर आए तो रे हो जाता है। यदि ए या आ के साथ कोई स्वर आए तो रे हो जाता है। उदाहरण, दू धन भाग्य, तो क्या होगा? दुर्भाग्य। यानी ए और आ के साथ कोई स्वर आ गया तो उसका रे हो जाएगा। ठीक, विसर्ग के बाद में ए या आ के साथ कोई स्वर आ गया तो रे हो जाएगा। जैसे दुह धन भाग्य, दुर्भाग्य। निह धन गुण, निर्गुण। निह प्लस जर, निर्जर। दुह प्लस मुख, दुर्मुख। दुह प्लस गुण, दुर्गुण। और बहि प्लस मुख, बहिर्मुख। निह प्लस यात, निर्यात। दुह प्लस गम, दुर्गम। निह धन अर्थक, निरार्थक। निह धन आशा, निराशा। निह धन उपाय, निरुपाय। और पुनः धन रचना, पुनः रचना। यशा धन दा, यशोदा। मनः धन बल, मनोबल। तो क्या देखा आपने? हमने ये देखा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये जो यशोदा और मनोबल है इसको आप काट दीजिए क्योंकि ये इसका उदाहरण नहीं है। ठीक है, हमने ये देखा कि आ या आ के साथ में कोई स्वर आता है, ए या आ के साथ में अगर कोई स्वर आता है तो रे हो जाता है। क्या हो जाता है? रे हो जाता है। ठीक है, यदि विसर्ग के बाद में ए या आ आए और इनके साथ में अगर कोई स्वर आ गया, हाँ, तो वो आपका रे हो जाएगा। जैसे दुह धन भाग्य, भाग्य, तो ये आपका हो गया दुर्भाग्य। ठीक, नियम 5 क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पहले तथा बाद में ए हो तो ओ हो जाता है। विसर्ग के पहले या विसर्ग के बाद में यदि आपको ओ मिलता है, ए मिलता है, तो ए का ओ हो जाता है। अर्थात अह धन आ मिलकर ओ हो जाता है। जैसे उदाहरण है, तेजह धन असी, तो ये हो जाएगा तेजोसी। यश धन अभिलाषी, ये हो जाएगा यशोभिलाषी। तो कहने का मतलब बस इतना है कि विसर्ग के पहले ए होना चाहिए या विसर्ग के बाद में ए होना चाहिए। तो जब आपको ये मिलेगा तो विसर्ग का ओ हो जाएगा, यानी विसर्ग के स्थान पे ओ लग जाएगा। ठीक है, उदाहरण से समझ लेंगे आप लोग। ठीक है, उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया है। उदाहरण मैंने आपको क्या बताया? जैसे देखिए, तेजह धन असी, तेजोसी। और यश धन अभिलाषी, यशो अभिलाषी। अगला नियम देखिए, अगला नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पहले तथा बाद में ए हो, यानी विसर्ग के पहले या विसर्ग के बाद में क्या आ जाए? ए आ जाए, तो पहले आ के स्थान पर ओ हो जाता है और दूसरे ए के स्थान पे चिन्ह जो है आपका, ये चिन्ह लग जाएगा। यदि विसर्ग के पहले और बाद में ए आपको मिलता है तो पहले आ के स्थान पे तो आपका क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, ये ओ लग जाएगा। और दूसरे आ के स्थान पे ये वाला चिन्ह लग जाएगा। जैसे प्रथम प्लस अध्याय, प्रथम प्लस अध्याय। तो देखिए, प्रथम प्लस अध्याय यानी प्रथम धन अध्याय, तो प्रथम है, ये जो विसर्ग है, विसर्ग का तो ओ हो गया, तो ये हो गया प्रथमो। और जो ये ए है, इस आ के स्थान पे ये वाला चिन्ह लग जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा प्रथमो अध्याय। इसी प्रकार से मनः प्लस अनुसार, तो मनो अनुसार हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग का तो ओ हो गया और आ के स्थान पे ये वाला चिन्ह लग गया। ठीक, आई बात समझ में? समझ में आया आपको? चलिए, नियम 7 क्या कहता है? नियम 7 कहता है कि यदि विसर्ग के आगे रे व्यंजन आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग के आगे अगर रे आपको मिल जाता है तो रे का लोप हो जाता है और उसके पहले हर्ष स्वर दीर्घ बन जाता है। विसर्ग के बाद में आपको देखना है कि रे अगर व्यंजन आता है तो रे व्यंजन का लोप हो जाएगा और उसके पहले जो हर्ष स्वर होगा वो दीर्घ स्वर बन जाएगा। यानी अगर छोटी की मात्रा होगी तो बड़ी की मात्रा लग जाएगी। जैसे
नीह धन रोग, नीह धन रोग। अब देखिए यहाँ पे विसर्ग के बाद में रै मिला, रोग में रै है तो विसर्ग के बाद में रै मिला, तो रै मिलने पर रै का तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। किसका लोप होगा, विसर्ग का लोप होगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और ये जो छोटी की मात्रा है ये बड़ी की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी और आपको मिलेगा निरोग। इसी प्रकार से निधन रज का हो जाएगा नीरज, और निधन रस का हो जाएगा नीरस, और निधन रव का हो जाएगा नीरव। तो कहने का मतलब बस इतना है साथियों कि यदि विसर्ग के बाद में आपको रै व्यंजन नजर आता है और रै व्यंजन नजर आने के बाद में विसर्ग आपका हट जाएगा और जो विसर्ग के पहले हरस स्वर होगा वो दीर्घ में बदल जाएगा, यानी छोटी की मात्रा होगी तो बड़ी की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप विसर्ग संधि की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप साथियों आपको आज की इस क्लास में मज़ा आया होगा और जो भी मैंने नियम बताए हैं वो आप समझ गए होंगे, उनको अच्छे से समझे होंगे। तो इसी प्रकार से आप विसर्ग संधि की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको केवल प्रैक्टिस करना है, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको पहचान करने आ जाएगा। इसका कोई ट्रिक नहीं होता है ना। बहुत सारे लोग ट्रिक बताते हैं लेकिन मैं उस ट्रिक पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं केवल अभ्यास पर विश्वास करता हूँ। अगर आप जितना अभ्यास करेंगे, जितना इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस में कौन सी संधि होती है। ठीक है, तो इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ में आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आपका जो संधि नामक चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। हमने पूरी संधि कंप्लीट कर ली है और इस चैप्टर में मैंने जो भी चीज़ें आपको बताया है मैं आशा करता हूं कि आप उनको अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप निश्चित तौर पे कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास अगर आपको पसंद आया हो तो क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने सभी दोस्तों, अपने सभी मित्रों में शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।